हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारी, और राजस्थान के क्रांतिकारियों में यानी कि अपन ने विजय सिंह पथिक को पढ़ा और हरिभाऊ। अब आज अपन जिसको पढ़ेंगे वो है हरिभाऊ उपाध्याय को। अर्जुन लाल शेट्टी को भी अपन ने पढ़ लिया है। और आज अपन यानी कि क्रांतिकारियों से रिलेटेड दूसरा वीडियो अपन लेकर के आए हैं। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय जन्म इनका हुआ था 1893 को भोरासा गांव, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 1893 को भोरासा गांव, ग्वालियर एमपी में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिभाऊ उपाध्याय का उपनाम इन्हें दा साहब के नाम से जाना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से भी जाना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय ने जो समाचार पत्र निकाला था वो था औदुंबर, जो कि काशी से प्रकाशित हुआ, और नवजीवन अजमेर से प्रकाशित हुआ था। त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से शुरू किया था। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने त्यागभूमि जो समाचार पत्र था जो 1927 में अजमेर से प्रकाशित किया था। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था। हरिभाऊ उपाध्याय ने जो त्यागभूमि समाचार पत्र जो कि 1927 में अजमेर से प्रकाशित किया था, इसका प्रत्येक जो अंक होता था वो 64 पृष्ठ का होता था। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जिनमें हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 1893 को भोरासा गांव, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से भी जाना जाता है। समाचार पत्र अपन बात करें हरिभाऊ उपाध्याय के, तो औदुंबर जो कि इन्होंने काशी से प्रकाशित किया, और नवजीवन जो समाचार पत्र था वो अजमेर से प्रकाशित हुआ था। किनका? हरिभाऊ उपाध्याय का। त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से शुरू किया था। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसका प्रत्येक अंक, किसका? त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित थे। यानी जो त्यागभूमि जो समाचार पत्र 1927 में जो यानी कि अजमेर से प्रकाशित जो हुआ था हरिभाऊ उपाध्याय का, उसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित थी। यानी नारियों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र का अजमेर से प्रकाशन किया था। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र का अजमेर से प्रकाशन किया था। और सरस्वती समाचार पत्र में यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये 1903 में इसमें जुड़े थे और 1920 तक रहे थे। अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं हरिभाऊ उपाध्याय की? युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? हरिभाऊ उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं पूछी जाएं तो युग धर्म और सर्वोदय की बुनियाद। 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। कब? 1925 में। कहाँ की गई? अजमेर में की थी। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। किसकी की थी? सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। कब? 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। 16 पृष्ठ जो यानी कि त्यागभूमि जो समाचार पत्र 1927 में जो प्रकाशित हुआ था अजमेर से, उसमें 16 पृष्ठ में नारी जागरण के लिए आरक्षित रखे गए थे। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र का अजमेर से प्रकाशन किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं युग धर्म है, सर्वोदय की बुनियाद है।
1925 में हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय ने 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। 1927 में हटुंडी अजमेर में 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। आगे अपन बात करें तो 1930 में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया था। 1930 में इनके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया था। 1952 से 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। 1930 में हरिभाऊ के नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया। 1952 से लेकर 1956 तक हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अपन पढ़ेंगे माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्रांतिकारियों से रिलेटेड हर एग्जाम में। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का उपनाम मेवाड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में अध्यापक के रूप में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। हम पढ़ रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का उपनाम मेवाड़ का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में अध्यापक के रूप में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अध्यापक पद से रिजाइन दे दिया। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान पूछी जाए तो कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना 2 जनवरी 1964 को उदयपुर में की गई थी। उद्देश्य क्या था इस संस्था का? राजस्थान की जनजाति को जागरूक करना। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना 2 जनवरी 1964 को उदयपुर में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? राजस्थान की जनजाति को जागरूक करना। आगे अपन पढ़ेंगे हीरालाल शास्त्री के बारे में। पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आत्मकथा कौन सी लिखी थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा लिखी थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने। पंडित हीरालाल शास्त्री का जो गीत था वो था परले प्रतीक्षा नमो नमः। पंडित हीरालाल शास्त्री ने जो गीत लिखा था वो था परले प्रतीक्षा नमो नमः। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? तो हीरालाल शास्त्री की। परले प्रतिज्ञा नमो नमः गीत किसका है? तो पंडित हीरालाल शास्त्री का है। गीत पंडित हीरालाल शास्त्री ने कौन कौन से लिखे थे? परले प्रतीक्षा नमो नमः व जीवन कुटीर गीत लिखा था पंडित हीरालाल शास्त्री ने। 1976 में हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1976 में पंडित हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल थे, जिन्होंने
दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो टिक्काराम पालीवाल थे। टिक्काराम पालीवाल ने दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। फिर से अपन देखते हैं यानी कि पंडित हीरालाल शास्त्री के बारे में, ताकि हमारे कोई भी कंटेंट है वो याद हो जाए। पंडित हीरालाल शास्त्री जन्म हुआ था 1899 में जोबनेर जयपुर में। पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित टिक्काराम पालीवाल थे। पंडित हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्री, इन्होंने आत्मकथा लिखी। और पंडित हीरालाल शास्त्री ने जो गीत लिखे थे वो कौन कौन से थे? परले प्रतीक्षा, नमो नमः और जीवन कुटीर गीत लिखे थे। 1976 में पंडित हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो टिक्काराम पालीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। आगे अपन पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतिकारी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा सागरमल गोपा का जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ था। पिता का नाम अखेराज गोपा था, जो जवाहर सिंह के दरबारी थे। सागरमल गोपा के पिता का नाम अखेराज गोपा था, जो यानी कि जैसलमेर के जवाहर सिंह जो शासक था उसके दरबारी थे। सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें थी। जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई थी। इन पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार जो जवाहर सिंह के बारे में यानी कि आलोचना की गई थी। पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई। जैसलमेर, हैदराबाद रियासतों में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी सागरमल गोपा को जैसलमेर में भी नहीं घुसने दिया जाएगा और हैदराबाद रियासतों में भी सागरमल गोपा के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वह राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। किन्हें? सागरमल गोपा को। फिर से देखते हैं, यानी कि अपन जब 2 बार पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है कोई भी कंटेंट। सागरमल गोपा का जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ था। पिता का नाम अखेराज गोपा था, जो जवाहर सिंह के दरबारी थे। कौन? अखेराज गोपा, जो सागरमल गोपा के पिताजी थे। सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये प्रमुख पुस्तकें थी, जिसमें इन पुस्तकों में सागरमल गोपा ने जैसलमेर का जो राज परिवार था उसकी आलोचना की थी। और आलोचना करने के कारण सागरमल गोपा को जैसलमेर और हैदराबाद रियासतों में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया तथा राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा सागरमल गोपा को सुनाई गई। नेक्स्ट, आगे अपन पढ़ते हैं सागरमल गोपा के बारे में। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने 1946 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जेलर गुमान सिंह ने जेल में मिट्टी का तेल डालकर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। कब? 1986 में। फिर से देखो यहाँ से, जैसलमेर का शासक कौन था? जवाहर सिंह, जिसने 1946 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और जेलर कौन था? गुमान सिंह। गुमान सिंह ने सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके और आग लगा दी थी, जिंदा जला दिया था। किसने? जेलर गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए
गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। अब अपन पढ़ेंगे भोगीलाल पांड्या। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के निवासी थे। भोगीलाल पांड्या का जन्म सिमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ था। उपनाम वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1944 में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। पत्नी का नाम था मणि पांड्या, जो वागड़ की बा कहते हैं। मणि पांड्या जो कि भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी, इन्हें वागड़ की बा कहते हैं। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं भोगीलाल पांड्या के बारे में। भोगीलाल पांड्या का जन्म सिमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ था। उपनाम वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। पत्नी का नाम मणि पांड्या था, जो वागड़ की बा भी इसे कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में की थी। आगे अपन पढ़ेंगे जय नारायण व्यास। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उपनाम की यदि बात करें, जय नारायण व्यास के जो उपनाम थे वो थे राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है जय नारायण व्यास को, धुन का धनी कहा जाता है, शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। मारवाड़ के गांधी के नाम से भी जय नारायण व्यास को जाना जाता है। जय नारायण व्यास के प्रमुख समाचार पत्र कौन से थे? तरुण राजस्थान, जो 1927 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। अखंड भारत 1936 में प्रकाशित किया बंबई से। पीप जो समाचार पत्र 1959 में जो प्रकाशित हुआ था, दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इनका तीसरा जो समाचार पत्र था जय नारायण व्यास ने पीप नाम से 1959 में दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं जय नारायण व्यास के बारे में। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जय नारायण व्यास के उपनाम क्या क्या हैं? राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है, मारवाड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। प्रमुख समाचार पत्रों की अपन बात करें जय नारायण व्यास के, तो तरुण राजस्थान जो कि 1927 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। अखंड भारत इनका समाचार पत्र, जय नारायण व्यास का अखंड भारत समाचार पत्र 1936 में बंबई से प्रकाशित हुआ। जय नारायण व्यास का जो पीप नामक जो समाचार पत्र 1959 में दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। आगे अपन बात करें तो जय नारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगी बाण 1932 में ब्यावर से निकाला था। जय नारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगी बाण था, जो राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, जो 1932 में ब्यावर से निकाला था। किसने? जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जय नारायण व्यास ने, यानी कि सामंती अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया। किसने? जय नारायण व्यास ने 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया था। 1941 में जोधपुर नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे। जय नारायण व्यास 1941 में जोधपुर नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे। फिर से देखो, जय नारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगी बाण 1932 में ब्यावर से निकाला था। मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी वो कौन थे? जय नारायण व्यास थे। 1932 में जय नारायण व्यास ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया। 1941 में जोधपुर नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन? जय नारायण व्यास।
अब अपन पढ़ेंगे अमरचंद भाटिया। प्रमुख क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जन्म बीकानेर में हुआ था। अमरचंद भाटिया का जन्म बीकानेर में हुआ था। उपनाम क्या है? ग्वालियर नगर का सेठ भी कहा जाता है और 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन की सहायता दी थी। किसने? अमरचंद भाटिया ने। अंग्रेजों ने ग्वालियर में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। किसको? अमरचंद भाटिया को। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे, इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। फिर से देखो, अमरचंद भाटिया के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अमरचंद भाटिया का जन्म बीकानेर में हुआ था। अमरचंद भाटिया का उपनाम है ग्वालियर का सेठ के नाम से भी जाना जाता है अमरचंद भाटिया को। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को धन देकर सहायता की थी अमरचंद भाटिया ने। अंग्रेजों ने ग्वालियर में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था अमरचंद भाटिया को। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया थे, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे बालमुकुंद बिस्सा। अगले जो क्रांतिकारी उभर करके आते हैं वो हैं बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा का जन्म डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ था। नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बालमुकुंद बिस्सा ने की थी। जयनारायण व्यास के साथ जेल में रहे। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। फिर से देखो, अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा का जन्म डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ था। बालमुकुंद बिस्सा ने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास के साथ जेल में रहे थे बालमुकुंद बिस्सा। 19 जून 1942 को बालमुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट। अगले क्रांतिकारी आते हैं गोकुल भाई भट्ट। पूछा भी गया है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया है, तो बालमुकुंद बिस्सा को कहा गया है। अगले क्रांतिकारी के रूप में अपन पढ़ेंगे गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1898 में हातल गांव सिरोई में हुआ था। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो हातल गांव ऑप्शन में था, तो हातल गांव सिरोई में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान में माउंट आबू का विलय गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। फिर से देखो, गोकुल भाई भट्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1898 में हातल गांव सिरोई में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान की में माउंट आबू का विलय गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। अब पढ़ेंगे स्वामी केशवानंद के बारे में। स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम था बिरमा। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था बिरमा। स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूणा गांव सीकर में हुआ था। उपनाम राजस्थान के शिक्षा संत के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम था बिरमा। जन्म हुआ था मंगलूणा गांव सीकर में। केशवानंद, स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूणा गांव सीकर में हुआ था। बचपन का नाम बिरमा था और राजस्थान के शिक्षा संत के नाम से भी जाना जाता है स्वामी केशवानंद को। अब अपन पढ़ेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगले जो क्रांतिकारी उभर करके आते हैं वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म मांडवी गुजरात में हुआ था।
श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म मांडवी गुजरात में हुआ था। अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। अजमेर में वकालत भी की थी। अजमेर में वकालत का भी अभ्यास किया था। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया। श्यामजी वर्मा ने मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे अपन पढ़ेंगे बलदेव राम मिर्धा। अगले क्रांतिकारी हैं बलदेव राम मिर्धा, जिनका जन्म नागौर में हुआ था। मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बलदेव राम मिर्धा थे। बलदेव राम मिर्धा का संबंध नागौर जिले से है। मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक थे बलदेव राम मिर्धा। उपनाम पूछा जाए तो किसान केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बलदेव राम मिर्धा को किसान केसरी नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक रहे और बलदेव मिर्धा का जो संबंध है वो नागौर जिले से है। उपनाम किसान केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे मथुरादास माथुर। मथुरादास माथुर का जो संबंध रहा है वो जोधपुर से रहा है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम मुख्य सचेतक रहे हैं कौन? मथुरादास माथुर रहे हैं। मथुरादास माथुर का संबंध रहा है जोधपुर जिले से। राजस्थान विधानसभा के प्रथम मुख्य सचेतक कौन रहे हैं? मथुरादास माथुर रहे हैं। आगे अपन पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पक्का पुटअप होता है, तो यहाँ से अपन को थोड़ा गहराई से पढ़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती अगले जो क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आते हैं, सामाजिक जनजागृति लाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में टंकारा मोरवी गांव गुजरात में हुआ था। मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। जबकि विवेकानंद का नाम बचपन का था नरेंद्र। गुरु का नाम था बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। 1882 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना हिंदी भाषा में की, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय में हुआ था। वैदिक यंत्रालय की स्थापना पूछी जाए तो 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और संस्कृत भाषा में किया गया। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में टंकारा मोरवी गुजरात में हुआ था। मूल नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। गुरु का नाम दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था। 1882 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना हिंदी भाषा में की, जिसका प्रकाशन दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय में हुआ था। वैदिक यंत्रालय की स्थापना 1880 में की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया गया। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1865 को करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1865 में करौली का शासक कौन था? मदनपाल। मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान आए थे। कब आए थे? जून 1865 में। और कहाँ आए थे? सर्वप्रथम करौली में आए थे। करौली का शासक था मदनपाल, उन्होंने बुलाया था। दूसरी बार पूछा जाए तो 1881 में भरतपुर में आए थे दयानंद सरस्वती। फरवरी 1883 को उदयपुर में
परोपकारिणी सभा की स्थापना की किसने? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1883 को हुई थी। कहाँ की गई थी? उदयपुर में की गई थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसका अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष दयानंद सरस्वती ने किसको बनाया था? महाराणा सज्जन सिंह को बनाया था। बाद में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया। पहले इसकी स्थापना, परोपकारिणी सभा की स्थापना फरवरी 1883 में उदयपुर में की गई। अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया और बाद में इस परोपकारिणी सभा का जो मुख्यालय रखा गया वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। उदयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सन भी आप याद रखेंगे। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, आगे अपन बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में, तो 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मेवाड़ में विष्णुलाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की थी। मई 1883 में जोधपुर महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे थे, जहां भरे दरबार में महाराजा की नहनी जान वेश्या के प्रति आसक्ति फटकार लगाई थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नहनी जान ने रसोइया गौड़ मिश्र के साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था। जोधपुर से इन्हें अजमेर लाया गया और 30 अक्टूबर 1883 को जोधपुर से स्वामी दयानंद सरस्वती को अजमेर लाया गया, जहां 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। इन्होंने सौ धर्म, सौ राज्य, सौ देशी, सौ भाषा पर बल दिया था। सर्वप्रथम सौ धर्म, सौ राज्य, सौ देशी, सौ भाषा पर बल देने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अब अपन पढ़ेंगे डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी प्रमुख क्रांतिकारी नेता। डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी का जन्म बठोड पटोदा सीकर के कछावा राजपूत परिवार में हुआ था। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार यानी घुड़सवार सेना का अधिकारी था। डूंगजी जवाहर जी का जन्म बठोड पाटोदा सीकर के कछुआ राजपूत परिवार में हुआ। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। रिसालेदार का अर्थ होता है घुड़सवार सेना अधिकारी थे। डूंगजी जवाहर जी यानी चाचा भतीजा ने, डूंगजी चाचा था और जवाहर जी भतीजा था, ने रामगढ़ के सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया। रामगढ़ के सेठ थे और इनका धन लूट करके गरीबों में बांट देते थे। कौन? डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी को पकड़कर आगरा जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा डूंगजी को पकड़कर आगरा जेल में डाल दिया गया। जवाहर जी ने लोटिया जाट यानी लोठूजी निठारवाल जो कि सीकर व करना भील की सहायता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए थे। फिर से देखो, डूंगजी जवाहर जी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। डूंगजी जवाहर जी का जन्म बठोड पाटोदा सीकर के कछावा राजपूत में हुआ था। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे, जो कि रिसालेदार का अर्थ होता है घुड़सवार सेना के अधिकारी थे। डूंगजी जवाहर जी चाचा भतीजा ने रामगढ़ के सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया। डूंगजी को पकड़कर आगरा जेल में डाल दिया गया। जवाहर जी ने लोटिया जाट व करना मीणा की सहायता से डूंगजी को छुड़वा लिया।
डूंगजी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा। लूट के 27,000 रुपये धनोप माता मंदिर शाहपुरा में चढ़ा दिए। ये भी वास्तव में कितने अच्छे क्रांतिकारी थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा, किसने? डूंगजी जवाहर जी ने। और लूट करके 27,000 रुपये धनोप माता मंदिर शाहपुरा में चढ़ा दिए थे। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर जोधपुर राज्य की फौज के साथ मिलकर इनको घेर लिया था। जनता में असंतोष के कारण डूंग जी को जोधपुर दुर्ग व जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने प्रेम पूर्वक रखा था। फिर से देखो, इन्होंने नसीरा डूंग जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा। लूट के जो 27,000 रुपये थे वो धनोप माता मंदिर शाहपुरा में चढ़ा दिए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर इनको घेर लिया। किनको? डूंगजी और जवाहर जी को। जनता में असंतोष के कारण डूंगजी को जोधपुर दुर्ग में व जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने प्रेम पूर्वक रखा था। आगे अपन पढ़ेंगे हरविलास शारदा। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। हरविलास शारदा का जन्म 1867 को अजमेर में हुआ था। दयानंद सरस्वती व आर्य समाज से प्रभावित थे। कौन? हरविलास शारदा दयानंद सरस्वती व आर्य समाज से प्रभावित थे। हरविलास शारदा की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक हैं हरविलास शारदा की? हिंदू सुप्रियोरिटी, लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती। बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 बनाया, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कराया। इसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष व लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की थी। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं हरविलास शारदा के बारे में। हरविलास शारदा का जन्म 1867 में अजमेर में हुआ था। दयानंद सरस्वती व आर्य समाज से प्रभावित थे। कौन? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? हिंदू सुप्रियोरिटी, लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती। ये हरविलास शारदा की प्रमुख पुस्तकें हैं। हरविलास शारदा ने बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 में बनाया, जो 1 अप्रैल 1930 में पूरे देश में लागू हुआ था। इसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष रखी गई और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आगे अपन पढ़ेंगे सूरजमल बसानिया। सूरजमल बसानिया का जन्म बांसवाड़ा में हुआ। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में नशा विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। किसने? सूरजमल बसानिया ने। सूरजमल बसानिया ने। सूरजमल बसानिया का जो संबंध था वो बांसवाड़ा जिले से था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में नशा विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। किसने? सूरजमल बसानिया ने। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो सिद्धराज टड्डा हैं, जिनका जन्म जयपुर में हुआ था। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। कौन? सिद्धराज टड्डा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे। सिद्धराज टड्डा गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे। 2003 से 2004 में सरकारी नीतियां गरीब हित में ना होने के कारण इन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया था। किसने? सिद्धराज टड्डा ने। फिर से देखो, सिद्धराज टड्डा का संबंध जयपुर जिले से था। सिद्धराज टड्डा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। कौन? सिद्धराज टड्डा। सिद्धराज टड्डा गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे। 2003 से 2004 में सरकारी नीतियां गरीब हित में ना होने के कारण सिद्धराज टड्डा ने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया, यानी पद्म भूषण पुरस्कार को भी सिद्धराज टड्डा ने अस्वीकार कर दिया था। आगे अपन पढ़ेंगे, अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं सरदार हरलाल सिंह, जो कि झुंझुनू जिले से थे। सरदार हरलाल सिंह खरवा, जिनका संबंध किससे था? झुंझुनू जिले से। इनके सहयोगियों ने
इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके सहयोगियों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। लोग प्यार से दुल्लर भी कहते हैं, यानी कि लोग सरदार हरलाल सिंह को प्यार से दुल्लर भी कहते थे। राजनीतिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी किसने? सरदार हरलाल सिंह ने। आगे अपन पढ़ेंगे कप्तान दुर्गा प्रसाद। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद, जिनका संबंध नीम का थाना सीकर से था। कप्तान दुर्गा प्रसाद का संबंध नीम का थाना जिले से था। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई थी। कप्तान दुर्गा प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई थी। अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था किसने? दुर्गा प्रसाद ने। कप्तान दुर्गा प्रसाद ने अजमेर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था दैनिक नवज्योति, उसमें यानी लंबे समय तक संपादन करने वाले कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद थे। फिर से देखो, कप्तान दुर्गा प्रसाद का संबंध नीम का थाना जिले से था और प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में हुई थी। अजमेर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था किसने? कप्तान दुर्गा प्रसाद ने। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास का जन्म मालपुरा टोंक में हुआ था। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। दामोदर लाल व्यास का जन्म मालपुरा टोंक में हुआ था। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष भी कहते हैं। अगले क्रांतिकारी हैं भवानी शाह शर्मा, जिनका संबंध राजगढ़ अलवर से रहा था। अब अपन देखते हैं कि क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों के उपनाम। उपनाम है, एक तरफ क्रांतिकारी हैं। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान का सीआर दास पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी भार्गव को कहा जाता है। राजस्थान का सरदार किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह खर्रा को कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को। फिर से देखो, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी भार्गव को कहा जाता है। राजस्थान का सरदार किसे कहा जाता है? हरलाल सिंह खर्रा को कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। क्रांतिकारियों का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? गोकुल जी वर्मा को शेर ए राजस्थान कहा जाता है। गोकुल जी वर्मा को। राजस्थान का अर्जुन किसे कहा जाता है? लिम्बाराम को, जो कि तीरंदाज हैं उदयपुर के। राजस्थान का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का द्रोणाचार्य किसे कहा जाता है? करण सिंह को कहा जाता है। भारत के टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। राजस्थान का रेल बाबा किसे कहा जाता है? किशनलाल सोनी को कहा जाता है, जो बूंदी के थे। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन किसे कहा जाता है? लिम्बाराम को कहा जाता है, जो तीरंदाज हैं उदयपुर के। राजस्थान का वाटरमैन पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का द्रोणाचार्य किसे कहा जाता है? करण सिंह को कहा जाता है। भारत के टाइगरमैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को कहा जाता है। राजस्थान का रेल वाला बाबा किसे कहा जाता है? किशनलाल जोशी को सोनी को कहा जाता है, जो बूंदी के थे। तो ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे राजस्थान की महिला क्रांतिकारी, जिनका
राजस्थान की क्रांति में अहम योगदान था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो यार।